इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड का मतलब तो हम जानते हैं, अगर मॉलिक्यूल्स ही आपस में एसोसिएट होके कोई बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है तो उसको हम कह देते हैं कंपाउंड, है ना। जैसे हमसे कोई कहते हैं H2 क्या है, ओनली मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन हमसे कोई कहते हैं C6H12O6 क्या है, तो इट इज मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड, या मॉलिक्यूल भी है कंपाउंड भी है आपका, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हाँ हाँ, सेम मॉलिक्यूल होंगे, सेम एटम है तो सेम मॉलिक्यूल होगा, और डिफरेंट एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल भी होगा, कंपाउंड दोनों होंगे आपके, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन मींस एक्स, हैलोजन का मतलब क्या, सिर्फ एक्स, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। अब इंटर हैलोजन का क्या मतलब हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन इज नॉट अ हैलोजन, ध्यान रखिएगा। एस्टाटीन इज ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन आपके एग्जाम में आ चुका है कि रेडियो एक्टिव हैलोजन का नाम बताइए, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, फिर एस्टाटीन लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन एस्टाटीन कभी भी आपसे कोई हैलोजन के नंबर पूछ ले 4, हैलोजन आर ओनली 4, है ना, पर आप 12th के हिसाब से चल सकते हो, उससे में कोई दिक्कत नहीं है आपका। इंटर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन मतलब हैलोजन, इंटर मतलब अंदर, है ना। जब हैलोजन ही हैलोजन आपस में रिएक्ट करने लगे और कंपाउंड बनाने लगे, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड। पहचानिएगा इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन है, पहचानो इसमें इंटर हैलोजन कौन है, सेकेंड वाला, दे आर ओनली हैलोजन, जिनकी फॉर्म है। जब हैलोजन आपस में रिएक्ट करने लगे तो जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बताओ क्यों, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, तो इसमें ना तो कोई किसी का लेगा ना देगा, आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, कोवलेंट बनाते हैं। डायामैग्नेटिक होते हैं, जल्दी वॉलेटाइल लिक्विड या सॉलिड होते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा एक खास बात आप ध्यान रखिएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से, ये आपके इनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बताओ क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये है नॉन पोलर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, या F2 भी लिख लो आप, लेकिन हम इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है बताएंगे, Br2I2 जो भी, तो हम देख लें ये तो नॉन पोलर है, लेकिन इसमें क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो पोलर बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा हैलोजन है जिससे ज़्यादा रिएक्टिव तो कोई नहीं है नॉन मेटल में, दैट इज फ्लोरीन। तो ये ध्यान रखना कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, हैलोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन ही नहीं सर, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सीजियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है हमारा, सीजियम है। बाकी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्टिव करते हैं वो भी आपकी। तो जब दो डिफरेंट हैलोजन्स आपस में कंबाइन होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये हमेशा बाइनरी होंगे, व्हाट द मीन्स ऑफ बाइनरी, दो हैलोजन से मिलके बनेंगे, कितने, दो। हम ये नहीं कह रहे कि दो, इनके नंबर दो होंगे, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है Cl3, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है Cl5, ये भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है IFN। तो फर्क समझ में आ रहा है, यहाँ बाइनरी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ बाइनरी का मतलब ये नहीं कि ये दो होंगे, हैलोजन दो होंगे, हैलोजन दो। देखिए आप सब में कितने हैलोजन है, दो, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, इनके नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। और पक्का है जो हैलोजन पहले लिखेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो हैलोजन बाद में लिखेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही हमारा लिखने का तरीका है ना। आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, पहले किसको लिखते हो, पॉजिटिव वाले को, फिर नेगेटिव वाले को, पहले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को, या पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव को फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ठीक है। थोड़ी सी एक दो मिनट की डेफिनेशन लिख लो फिर चले जाओ। लिखिए, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स, बाइनरी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में लिखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में लिखिए बाइनरी कोवलेंट बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स
फॉर्म बिटवीन, क्या सेम हेलोजन के बीच में बनेंगे? डिफरेंट, फॉर्म बिटवीन डिफरेंट हेलोजन्स having difference in electronegativity. Very good. Electronegativity, having difference in electronegativity called interhalogen compounds. Halogen compounds called interhalogen compounds. एग्जाम्पल देखो, इनका फॉर्मूला होता है ABN. ए हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा, बी हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा, और एन के नंबर सिर्फ 4 हो सकते हैं, 1 3 5 7, और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। जैसे हम बोलें IF3, IF5, IF7, सिर्फ इतने हो सकते हैं। तो ABN जहाँ पर आपका N सिर्फ हो सकता है 1 3 5 एंड 7, है ना। एग्जाम्पल से लिख दें हम IF3, IF5, और भी होते हैं वो बाद में लिखेंगे। IF7 से भी, सब 7 का सिर्फ एक ही है, वो है IF7, और कोई दूसरा नहीं बनता है ना। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। देख लो जल्दी फास्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में चल रहे हैं। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ध्यान रखना जो इस टाइप के कंपाउंड होते हैं ABN टाइप के, जिसमें ये दोनों ही हेलोजन होंगे, हेलोजन से मिलके ही बनेंगे। मतलब जब हेलोजन आपस में मिलके कोई कंपाउंड बना ले तो उसको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन। खास बात क्या है? बाइनरी, मतलब 3 हेलोजन कभी नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। तो ये बाइनरी है। सेकेंड बात, कैसे हैं? कोवेलेंट हैं आपके। बाइनरी है मतलब 2 हेलोजन से मिलके बनेंगे। हाँ, इनके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। पहले वाले का तो हमेशा ही एक रहेगा। किसका नंबर ज़्यादा होने वाला है? बी का, नहीं तो पे हम होल एन लगाते हैं आपका। ठीक है, तो ये बाइनरी है क्योंकि 2 हेलोजन से मिलकर बनेंगे। जैसे हमने लिख दिया IF, तो 2 हेलोजन से मिलकर बनेंगे तो बाइनरी है। 2 सन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। पोलर हो सकते हैं। पोलर कैसे? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हम इसकी देख रहे हैं तो इसकी 2.5 और इसकी क्या है 4.0, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर तो हो सकते हैं लेकिन आयनिक नहीं। आयनिक का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए दूसरे की तरफ, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आ जाए, तब उसको आयनिक कंसिडर किया जाता है। अब इनका नंबर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। तो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म बिटवीन 2 हेलोजन्स, 2 डिफरेंट हेलोजन्स हैविंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब हम आपको बता दें, जो ये 1 वाला होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा। ये जो 3 वाला होगा इसको वैसे आप गिनती बढ़ाते जाओ, sp3d, sp3d2 और sp3d3। और ये पक्का है कि यहाँ से कहीं ना कहीं इंटर हेलोजन कंपाउंड से 1 नंबर का आने ही आना है आपका। कुछ भी पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे। इसकी जैसे इसकी शेप आनी है लीनियर, इसकी आनी है टी शेप, इसकी आनी है स्क्वायर पिरामिडल, इसकी आनी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम उसके आगे। ठीक है, डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। properties of interhalogen compounds। सबसे पहला पॉइंट, कोवेलेंट इन नेचर। पोलर हो सकते हैं लेकिन आयनिक नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कोवेलेंट इन नेचर,
कोवेलेंट इन नेचर, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। दूसरा, अगर आप इंटर हेलोजन कंपाउंड देखोगे, हम कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड देख लें, जैसे मान लीजिए हम IF देख लें, ठीक है, तो देखो प्रत्येक हेलोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, तो 1 2 3 4 5 6, और 7 से इसने क्या बना ली, बॉन्डिंग। इसमें भी देखें तो 1 2 3 4 5 6, 7 से क्या बना ली, बॉन्डिंग। सब पेयर है, ए बी पेयर, 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 ए बी पेयर। और पेयर्ड मतलब कैसा, मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। हमेशा ध्यान रखना, पेयर्ड मतलब उसका पेट भरा है, अब वो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिपल कर, या ऐसे ट्रिक्स याद रखो, D फॉर डूर, D फॉर डाया मैग्नेटिक। जो रिपल करें वो हमारे क्या कहलाएंगे, डाया मैग्नेटिक। अब आपसे पूछ लें कि इनर्ट गैसेस क्या हैं, आंसर डाया मैग्नेटिक, क्योंकि उनका भी क्या होता है, NH2NP6 होता है, फुल कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो कोवेलेंट इन नेचर, सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, हाँ जीनोन, ऑल इनर्ट गैसेस आर डाया, जीनोन नहीं सभी डायामैग्नेटिक है, आ जाइए, कंपाउंड गैस बनाती है जीनोन, आ जाइए आ जाइए, डायामैग्नेटिक, जीनोन मैक्सिमम कंपाउंड बनाती है इनर्ट गैसेस में, है ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो भी डायामैग्नेटिक है। सेकंड डायामैग्नेटिक, ठीक है, कोवेलेंट इन नेचर, डायामैग्नेटिक, सिर्फ इतना ध्यान रखो कोवेलेंट, सिर्फ इतना ध्यान रखो डायामैग्नेटिक। पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव में कि डायजन कंपाउंड क्या है, डायामैग्नेटिक हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्सप्लेन किया हमने कैसे है। थर्ड पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो क्या बनाते हैं, वेपर, जो हमारी बनाते हैं वेपर, या जो रूम टेम्परेचर पे वेपर बनाना चालू कर दें, वो हमारे कैसे होते हैं, वॉलेटाइल। जैसे कि वाटर क्या है, वॉलेटाइल, ठीक है, दे ऑल आर द वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल सॉलिड, अब समझ रहे हो इसकी खास बात, वॉलेटाइल सॉलिड का मतलब क्या हुआ, ये सॉलिड से सीधे किस में जा रहे हैं, वेपर में, मतलब इनमें सब्लिमेशन पाया जाता है। सॉलिड से कोई सीधे गैस में जाए या गैस से सीधे सॉलिड में आए तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन। तो वॉलेटाइल सॉलिड और लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं ClF, ध्यान रखिएगा ClF गैस है, ठीक है ना, एक आपका एक्सेप्शन है तो हमने लिख दिया, ClF गैस है। तो या तो वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे और वॉलेटाइल सॉलिड्स होंगे और लिक्विड्स होंगे, लेकिन ClF गैस है, ध्यान रखिएगा, वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड, लेकिन ClF गैस है। कोवेलेंट इन नेचर देखो, अभी हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, नीलम और खताब हो रहा जाए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं हम, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो इसका, पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया है, अकेले नहीं है, ठीक है। कोवेलेंट डायामैग्नेटिक वॉलेटाइल, में 3 वर्ड हमें याद होने चाहिए, कोवेलेंट डायामैग्नेटिक वॉलेटाइल, बस खत्म बात, ठीक है। गैसेस को तो वॉलेटाइल कहना ही गलत है, क्योंकि वो तो पहले ही से वो गैस हैं। वॉलेटाइल उनको कहते हैं जो एक स्टेट से गैसियस स्टेट में जाते हैं, जो पहले से गैस है उसको वॉलेटाइल नहीं कहेंगे। तो वॉलेटाइल, कोवेलेंट डायामैग्नेटिक वॉलेटाइल। अब सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी फोर्थ नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी एंटी हेलोजन कंपाउंड्स हैं, मतलब जो 2 डिफरेंट हेलोजन से मिलकर बनेंगे, वो हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑल आर द डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो इनसे ज़्यादा, आओ फिर लेट, आज भी तुम लोग, अच्छा, तो तुम लोगों का रोज लॉस हो रहा है, रिवीजन जाता है, पहली बात, चलो हम अभी करा देंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जितने भी एंटी हेलोजन कंपाउंड्स हैं, जितने भी एंटी हेलोजन कंपाउंड हैं, वो सभी के सभी हेलोजन से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव। लेकिन ध्यान देखिए, एक्सेप्शन है यहाँ, दैट इज फ्लोरीन से ज़्यादा तो कोई ऐसा है ही नहीं नॉन मेटल जो रिएक्टिव हो जाए। अभी एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा था कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन या मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल क्यों है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, उसका रीजन है इसका बॉन्ड बहुत आसानी से टूटता है। हम अगर अभी आंसर बता दें तो फ्लोरीन का बॉन्ड इसलिए बहुत आसानी से टूट जाता है, कितने लॉन पेयर है इसके पास, 6 है ना। तो एक तो इनकी साइज छोटी, ऊपर से 3 लॉन पेयर है और बहुत छोटे छोटे हैं जी, तो सबके सब लॉन पेयर कहाँ आएंगे, पास पास, तो इनमें बहुत तेज रिपल्सन होता है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है बड़ी आसानी से, इसलिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका ना। ये आपका अभी हम लिखवा देंगे आपको वहीं पर, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि बॉन्ड किसका आपका स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का, तो अब हमारे दिमाग में तुरंत आंसर आना है कि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है।
क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या है, छोटी, गलत है। ध्यान देखिएगा, क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है देन फ्लोरीन, वही रिपल्सन के कारण होता है, ये हम बाद में बताएंगे, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो अब देखिए हम क्या कह रहे थे, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड, चाहे IF हो, चाहे ClF हो, चाहे BrF हो, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, सब के सब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स सभी हैलोजन से रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। लेकिन फ्लोरीन से बस इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ABN, वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। ये कौन है हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है हमारे दो अलग अलग हैलोजन, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। एक्सेप्शन, ये सिर्फ किससे कम रिएक्टिव होंगे, फ्लोरीन से, ध्यान रखिएगा, बाकी सभी हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसका आंसर ये है कि इसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैलोजन जुड़े हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, और इस पे आएगा तो ये पार्शियल पोलर। पोलर बॉन्ड्स आर वीकर, पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीकर होते हैं, बड़ी आसानी से टूट जाए, या हम कहते हैं बड़ी आसानी से नहीं तो आसानी से टूट जाते हैं आपके। तो ये बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटेगा, और जो जितनी आसानी से बॉन्ड, जिसका बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल, और जो जितना ज़्यादा अनस्टेबल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका, है ना। अब इसमें अगर हम बात कर लें, किसी भी की बात कर लें हम, चाहे Cl2 की बात कर लें, चाहे Br2 की बात कर लें, चाहे हम I2 की बात कर लें, दे आर नॉन पोलर बॉन्ड, ये नॉन पोलर बॉन्ड है। रीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, इसकी भी 3, इसकी आपकी 2.8, इसकी भी 2.8, इसकी 2.5, इसकी भी 2.5, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन पोलर। मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसी की भी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, तो नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके कंपेयर टू पोलर बॉन्ड। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ ले कि इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है, आंसर पोलर एंड वीकर। ये होते हैं पोलर, दैट्स व्हाई दे आर वीकर, और ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गर, ये होता है ना। तो हम इसका आंसर लिखवाते हैं, क्वेश्चन भी लिखवा देंगे कहीं पर, ऊपर लिख लेना। तो 4th नंबर का पॉइंट अलग से भी पूछा गया है, आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4th पॉइंट हमारा ये है, लिखिए इसमें इंपॉर्टेंट वन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन, है ना, अगर आप लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हो ABN, ये दो डिफरेंट हैलोजन होंगे, है ना, ध्यान रखिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, more reactive than halogens, जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजेंस, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, तो अब इसका हम रीजन लिख रहे हैं, बड़ी आसानी से देखिएगा आप लोग, क्या रीजन्स हैं इसके रीजन्स क्या है। ये हम कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड लिख देते हैं, कोई भी लिख लो आप, मान लीजिए हमने ClF, जो भी आप लिखना चाहे आप, या सीधे AB लिख देता, ठीक है, ये हमने ClF लिख दिया। और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद है आप लिखना चाहते तो लिख दो, इसकी 3, इसकी 4, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, है ना। और कोई भी हैलोजन लिख दें, सिर्फ F2 मत लिखिएगा। ये हमने लिख दिया Cl2, है ना, यहाँ पर ये Cl। अब अगर हम देखें तो यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, इसकी 4 है, इसकी 3 है। अरे यार I लगा देते हैं यहाँ तो उसकी 2.5 हो जाती है, Br लगा देते तो 2.8 हो जाती है ना। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4, 3, 2.8, 2.5, जी आपकी ऐसी होती है। तो बाकी याद करने की जरूरत अगर है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहते तो कर लो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप। तो अब इसमें ये बॉन्ड पोलर होने वाला है ना, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। परमानेंटली तो चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाए, उसके पहले तो परमानेंट आता नहीं। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। और तो अगर ये कैसा हो गया, पोलर हो गया, और इसमें अगर हम देख ले तो कहीं चार्ज नहीं आने वाला है,
तो एक कैसा हो गया, नॉन पोलर। इतना नोट करिए। Interhalogen compounds are polar hence have weaker bond. Interhalogen compounds are polar, hence have weaker bond Interhalogen compounds are polar, hence have weaker bond. लैंग्वेज सही नहीं लिखी। Interhalogen compounds are polar. लिख तो देते हैं, लिखने में हम कोई भी लैंग्वेज को घुमा के लिख देते हैं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। हम चाहते हैं कि हम आपको एक आइडियल लैंग्वेज लिखवाएं, बाकी उसमें भी हम लैंग्वेज बना देते हैं। इन interhalogen compounds bonds are polar hence weaker, so more reactivity. लिखिए। इन interhalogen compounds bonds are polar, hence weaker, so more reactivity. उसमें हम बॉन्ड्स को पोलर बताना, थोड़ा सा बॉन्ड्स नहीं लिखा था हमने, तो बॉन्ड्स लिख दिया, ठीक है। देखिए इन आप कैसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सर की पर्टिकुलर टाइम पे वो टाइमिंग नहीं आती है, आप बिल्कुल अपनी टाइमिंग से लिख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि आप वही लैंग्वेज पकड़ो। आपको उससे भी बताना है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो बॉन्ड है वो कैसे हैं, पोलर है। पोलर बॉन्ड्स आर वीकर एंड वीकर बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव। बात समझ में आ रही है? पोलर, वीकर, मोर रिएक्टिव, ये 3 बात ध्यान रखनी है। पोलर बॉन्ड्स आर वीकर, वीकर बॉन्ड्स आर रिएक्टिव, ये बात ध्यान रखनी है। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो बॉन्ड होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं हमारे, पोलर, इसलिए वो कैसे हैं, वीकर, इसलिए वो हमारे कैसे हैं, रिएक्टिव। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक बॉन्ड है, तो आपने बॉन्ड क्यों लिखा? बेटा एक बॉन्ड थोड़ी, कई बॉन्ड है। जैसे ClF3 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। ClF5 में कितने बनेंगे, 5। IF7 में कितने बॉन्ड बनेंगे, 7। बात समझ आई? तो इन इंटरहैलोजन कंपाउंड बॉन्ड्स आर पोलर, वीकर, हैंस मोर रिएक्टिव। इसमें लिखिए इनहैलोजेंस, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन हम लैंग्वेज में पहले लिखवा चुके हैं, बात ध्यान रखिएगा, है ना। इनहैलोजेंस, हाँ क्या हुआ, EXCEPT, हाँ ठीक, अब सही है, ठीक है, EXCEPT, है ना। इनहैलोजेंस bonds are non-polar, hence stronger, so less। यहाँ पर जो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं उसका रीजन है कि इनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इनहैलोजेंस bonds are non-polar, hence stronger, so less reactivity, है ना। यहाँ बॉन्ड्स की जगह से बॉन्ड लिख लो, hence so
लेस रिएक्टिविटी, क्योंकि हैलोजन डायटोमिक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इन हैलोजेंस बॉन्ड इज नॉन पोलर, हैंस स्ट्रॉन्गर, सो लेस रिएक्टिविटी। आंसर तैयार है, 2 नंबर का आंसर पूरा आपका फिक्स, आपको पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले वाई इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, पोलर बीकर मोर रिएक्टिव, ये बात आपको याद होना चाहिए। इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, इसी कारण से बीकर होते हैं, और बीकर होने के कारण क्या शो करते हैं, मोर रिएक्टिविटी। इसमें जो बॉन्ड होता है सभी डायटोमिक होते हैं, तो एक से ज़्यादा बॉन्ड नहीं होगा, और वो बॉन्ड कैसा है, ये नॉन पोलर है, क्या शो करेगा आपका, इसीलिए हैंस स्ट्रॉन्गर होगा, और शो क्या करेगा, लेस रिएक्टिविटी। अब जैसे आप मान लो कोई चाहता है कि हमें ये चीज़ पता है तो हम लिख दें, ठीक है, तो ज़बरदस्ती, मतलब अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो कि हम अगर देख लें, है ना, जिसकी भी याद हो वो एग्जाम्पल लिख लेना आप, ClF5Br, आप इतना भी ध्यान रखना, कोई भी इंटर हैलोजन बना सकते हैं आप, सिर्फ यहाँ रखोगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ मोर। जैसे हमसे कहे Br और I का इंटर हैलोजन बनाना, तो IBr नहीं होगा, हाँ क्या होगा, IBr होगा, ना कि BRI। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले रखा जाएगा, मोर BRI नहीं होगा। ऐसे आप आपसे कोई कहे क्लोरीन और फ्लोरीन का इंटर हैलोजन बनाना है, तो क्लोरीन पहले रखा जाएगा, फ्लोरीन बाद में। ऐसे आप कोई भी इंटर हैलोजन बना सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना चाहते हो तो इसकी कितनी है 3 और इसकी कितनी है 4। अब आपको दिख रहा है कि ये पोलर क्यों है। और अगर हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना चाहते हैं, है ना, तो इसकी कितनी है 3 और इसकी भी कितनी है 3, इसलिए नॉन पोलर। तो थोड़ा सा देखने में और बेटर लगता है, तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी अगर मान लो किसी ने एग्जाम्पल लिखा होता IBR का लिखा होता, है ना, तो इनको रटना नहीं है, तो वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता कि इसकी है आपकी 2, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, सही तो था। जैसे आपको लिखना है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो आयोडीन की कितनी होती है आपकी 2.5 और ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8। ऐसे आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, इसका रीजन ही क्या है, ये कैसे होते हैं आपके पोलर होते हैं, मतलब ये टूटेंगे और सामने वाले से क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो उनका क्या कर देंगे वो ऑक्सीडेशन, और सेल्फ इनका क्या हो जाएगा रिडक्शन। जैसे आपसे हम पूछ ले सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग, लास्ट ये बता चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, मतलब इसका रिडक्शन क्या होता है सबसे आसानी से, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। तो फ्लोरीन से ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हम आपसे बात कर लें फ्लोरीन बेस से इनकी ऑक्सीडाइजिंग जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, बाकी सबसे ज़्यादा। अब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है कि इसका सब जो रीजन बताया जाता है फ्लोरीन का, उसका भी यही है, ये लॉन पेयर रिपल्सन होता है तो ये टूटता है, ये इस प्रकार से टूटता है, और फिर क्या करता है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो उसका क्या करा देगा ऑक्सीडेशन, और सेल्फ इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन। और अगर ये टूटा नहीं तो आपस में पहले से क्या था स्टेबल, इसके भी 2, 4, 6, 8 कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, था। तो एक पॉइंट और शॉर्ट में लिखते हैं हम इसका, लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग, और उसका भी रीजन यही है, पूरा ध्यान रखिएगा, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। देखिए ये भी एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये भी जो आपके पेपर सेट करते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहता है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन वो दे देते हैं आपके, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ तक रिवाइज करा दें और फिर आगे बढ़े, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा कि 2 डिफरेंट हैलोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। बाइनरी मतलब 2 हैलोजन है, जैसे कि IF, बाइनरी कोवेलेंट है, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 1.9 का डिफरेंस नहीं आता, और 1.9 के नीचे कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा हो जाता है आपका, तो बाइनरी है क्योंकि 2 हैलोजन से। अब इनका नंबर 1,
3, 5 और 7 हो सकता है। तो हमें नहीं कह रहे कि ए सिर्फ 2 रहेंगे, इसमें से जो सेकंड वन है उसका नंबर इतना इतना हो सकता है, लेकिन हेलोजन सिर्फ कितने होंगे? 2। तो बाइनरी कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट हेलोजन हैविंग डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहलाते हैं? इंटरहेलोजन। प्रॉपर्टीज में कोवैलेंट, डायामैग्नेटिक होते हैं, मोर रिएक्टिव, अच्छा अगर वॉलेटाइल, सॉलिड और लिक्विड, ClF क्या है हमारा? गैस। मोर रिएक्टिव हैं देन हेलोजन और स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन। दोनों में किसको एक्सेप्ट कर देना है? फ्लोरीन को हमें एक्सेप्ट करना है। प्रिपरेशन मेथड्स डालिए हेडिंग, प्रिपरेशन मेथड्स। देखिए लैंग्वेज में इतना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आधे पेज में पूरा खत्म हो जाए, वो तो लैंग्वेज में इतना सारा इफ बट करके लिखना पड़ता है, इसलिए वो इतना सारे नोट्स बन जाते हैं। बाकी तो 4 लाइन में आपका 5 लाइन में पूरा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स खत्म हो जाए, और हम लास्ट में कहो तो आपको बता भी देंगे कैसे। जैसे अभी चल रही रिकॉर्डिंग, चलो तो अब देखो प्रिपरेशन। है ना? प्रिपरेशन कैन डायरेक्ट prepare by the reaction of can direct prepare by the reaction of halogens can direct prepare by the reaction of halogens under suitable condition, है ना? इनकी प्रिपरेशन मेथड कोई मायने नहीं रखती है, ध्यान रखिएगा, बच्चों से भी सिंपल प्रिपरेशन मेथड है इसकी। तो देखिए जैसे हमने कहा हमें बनाना है आपका ClF, है ना? F बन गया, कितना बन जाएगा? 2, है ना? अब अगर हमें ClF3 बनाना है, आप समझ रहे होगे हमें कैसा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ClF3 बनाना है हमें, तो ये बन गया, है ना? तो यहाँ पर हमें रेशियो कैसा रखना पड़ेगा कि बैलेंस हो जाए? तो इसको क्या रख दें? 3, और ये तो 2 है तो यहाँ क्या रख दें? 2, तो ये आपकी बैलेंस हो गई, नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही ClF5 भी बना लो, ClF7 ना बनाना, ठीक है? ऐसे ही आप IF बना सकते थे, IF3 भी बना सकते थे ना, 1-2 से ज़्यादा नहीं लिखनी है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और ये जानते हो ये कैसा है? गैस है। ClF कैसा है? गैस है। जैसे किसी को IF अपने मन से बना लो, जैसे किसी को IF बनाना है तो I2 + F2 ले लो, है ना? 1 आध 2 लिख लो बस, तो ये बन जाएगा हमारा 2IF। आपको सिर्फ रेशियो सेट करना है, ध्यान रखिएगा, रेशियो सेट करना है आपको, बाकी अपने आप हो जाएगा सब। नहीं समझ में आ रहा है आयुषी क्या कहते हैं हम? रेशियो सेट करना है। जैसे ClF बनाना तो 1:1 का रेशियो, तो यहाँ भी 1:1 लोगे। ClF3 बनाना तो 1:3 का रेशियो, तो यहाँ भी 1:3 का लोगे। ClF5 बनाना है तो 1:5 का रेशियो, तो यहाँ भी क्या लोगे? 1:5। आपको सिर्फ रेशियो सेट करना है, बाकी अपने आप बन जाएगी। 1 आध 2 लिख देना, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है? इनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि जो हमने बनाया वही, जो आपकी इच्छा हो, है ना? जैसे आपको अगर बस 1 आध 2 बना लो, इनमें ना हो परेशान, इनकी कोई वो इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हाँ दे वाला ClF2 की बात कर रहे हैं, तो उनका मास बढ़ते जाता है, तो वो आपके गैसेस से घस के आपके लिक्विड में आने लगते हैं। जैसे कैसे? हाँ नेम सबका अलग अलग होता है ना, जैसे कि एक क्लोरोफ्लोराइड है, वो ट्राईफ्लोरोक्लोराइड है आपका, तो जैसे ऐसे सब कहलाएंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड, लेकिन दूसरे हेलोजन के नंबर बस बताते जाएंगे, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, है ना? ठीक है, तो 1-2 ठोर लिख लो जो भी लिखने हो, या फिर कॉमन लिख देना कि ये X2 एक आध को डैश लगा देना है। अब इसमें से कोई एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, कोई ज़्यादा वाला, तो किसी एक को लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम इसको ना देते हैं, मान लीजिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इसको हाई। लिखना नहीं है आप लोगों को, हमें समझा रहे हैं, तो अब हम इसको क्या बना देते हैं आपका 2xF, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कहाँ आएगा? बाद में। ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, 1 आध 2 रिएक्शन कर ली। अच्छा, एक तरीके से और बनाया जा सकता है, वो भी आप ना लिखें, वो कैसे बनाया जा सकता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। बताना हमें इसलिए ज़रूरी रहता है कि फिर आपके अंदर डाउट आने लगता है कि सर ने हमें यही नहीं बताया, इसलिए हम क्या होता है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को
इंटर हैलोजन कंपाउंड की रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे आप ClF3 को बनाना चाहते हो तो आप उसको ClF से बना सकते हो। ClF यहाँ ले लिया और यहाँ क्या ले लिया F2, तो ये क्या बन जाएगा ClF3। ऐसे आप इसको बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए हमें बनाना था IF3, ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या ले लें IF और यहाँ क्या ले लें F2, तो क्या बन जाएगा हमारा IF3। ठीक है, एक ठो लिख लो, चलो ऊपर वाली बस लिख लो, एक लिख ना, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड से भी इन्हें बनाया जा सकता है। सिर्फ एक ही लिखना है ना, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है, फिर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, मतलब इंटर हैलोजन, हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन पे बिल्कुल परेशान नहीं होना कि जाके इनको भी रटने लगो। इनको समझना कि आपकी कॉपी में लिखी ही नहीं है, जल्दी से एग्जाम में 2-3 ठो लिखी, बस खत्म, अगर आ जाए तो ये हो गई हमारी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन मेथड्स हो गई। ठीक है, एक इनकी केमिकल रिएक्शंस पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये सब हम इसी बार इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम टच नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड कभी आपके एग्जाम में आना है तो उसकी डेफिनेशन और स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। ये बिल्कुल 100% कहेंगे व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, डिफाइन द स्ट्रक्चर और डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसके अलावा कुछ नहीं इसका आता प्रिपरेशन कुछ। तो ये थोड़ा सा नोट्स हमारे और हैवी बन जाए, इसलिए हम इस बार 1-2 चीज़ें लिखवा देते हैं, नहीं तो इनकी हमें ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है ना। जैसे कि एक इसकी बहुत अच्छी रिएक्शन है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, है ना, तो आप जैसे इनकी एक केमिकल रिएक्शन लिख लें, प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते थे, है ना, ध्यान रखिएगा। जिनकी एक केमिकल रिएक्शन इसकी बहुत अच्छी है, वो क्या है, वो है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, आप इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, ठीक है जी, AB और AN। अब आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए, आप किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड को लिख के देख लो, पहले वाला क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़ा वाला क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कोई साइज पूछ ले तो किसकी साइज छोटी होगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी साइज क्या होगी छोटी, और दूसरे वाले की बड़ी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पहला वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप ऐसे बोल सकते हो कि पहला वाला लार्जर इन साइज और दूसरा वाला क्या होता है स्मॉलर इन साइज, आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिखते हैं, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, या हम किसी प्रॉपर से लिख दे रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए ना, प्रॉपर एग्जाम्पल से लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल से लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हमने ये IF को लेके ही लिख दिया। ठीक है ना, अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना कि ये कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, लेस, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन सब फॉलो करते हैं। और ये हमारा कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो आप जब भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस करोगे, जब भी हाइड्रोलाइसिस करोगे आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, जल के द्वारा तोड़ोगे, जब भी इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे वाटर के द्वारा जब भी इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, जल के द्वारा इसको तोड़ोगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब समझते हो ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, और लाइसिस का मतलब होता है वाटर के द्वारा तोड़ना, लाइसिस मीन्स होता है तोड़ना, ध्यान रखिए। तो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बिल्कुल फिक्स है कि जो बड़ा वाला जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो हमेशा हैलोजन एसिड बनाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा हैलोजन एसिड या हाइड्राइड ऑफ हैलोजन बनाएगा। मतलब कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पर HF बनेगा, HI नहीं बनेगा। ये बिल्कुल फिक्स है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही क्या बनाएगा हमारा हैलोजन एसिड। कोई भी ले लो आप, कोई भी ले लो मोर इलेक्ट्रो, और सभी के सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हाइड्रोलाइसिस देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा HF, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा ऑक्सो एसिड्स बन जाएगा ना, हमारा ऑक्सो एसिड्स क्या बन जाएगा आपका IOH या HOI, जो आप लिखना चाहें। ये एक्सो एसिड है कि नहीं हमारा, है कि नहीं एक्सो एसिड। जैसे कि हमने बोला था आपका HClO2 दे ऑल आर द ऑक्सो एसिड्स, कर लीजिए फास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हमेशा हैलाइड आयन बनाएगा, है ना, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसकी साइज क्या होगी स्मॉलर वाला हमेशा हैलाइड आयन बनाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक अच्छी रिएक्शन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो जिसकी साइज छोटी होगी।
हो गया। अब आते हैं हम मेन। अभी तक जो पढ़ा हमने इसमें सिर्फ आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उसकी प्रॉपर्टीज आपकी काम की है, और इसके बाद जो हमने प्रिपरेशन मेथड लगाई और ये लिखवाई, दिस मे बी अवॉइड, बिल्कुल इनको अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अब मेन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, अब यहाँ से आपके जो, हाँ कौन सा, इसमें नहीं बनेगा, HI बनता है, हाँ एग्जिस्ट करता है HI एग्जिस्ट करता है, HI नाम का हैलोजन एसिड भी होता है, लेकिन इस रिएक्शन से नहीं बन सकता आपका। HI की हाँ सबसे कम है इसकी 2.5। अब आई तो देखो, आई तो पक्का है कि हर बार आपका इस साइड, अगर आपसे कह ले हम ब्रोमीन के साथ कंपेयर कर ले, अब इसी में यही होता है, ध्यान रखना पड़ता है, ब्रोमीन के साथ कंपेयर कर ले तो आई क्या आएगा पहले, और Br, तो आई तो कभी भी आपका सेकंड वाला बन ही नहीं सकता। इसमें भी HBr बनेगा। किस में, मतलब आप ये कह रहे हो कि इन रिएक्शन से HI बन सकता है, इन रिएक्शन से HI नहीं बन सकता, बाकी HI एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि आई तो हमारा हमेशा क्या लेने वाला है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला रहना। आई हमारा कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोम, ये सब कुछ आपकी NCERT की बुक्स में बड़े अच्छे से लिखा होगा, अगर आप लोग पढ़ेंगे। फ्लोरीन की क्या 4, इसकी 3, इसकी 2.8 और इसकी 2.5। तो आई जैसे हमने लिखा ABN, तो ए हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हमारा क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी फ्लोरीन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना कभी ना, कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही इसकी है कभी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी आयोडीन नहीं हो सकता। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर है। कैसे हो सकता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी की है नहीं, और ये कैसे किसी से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो सबसे कम है अपने ग्रुप में, तो ये दोनों नहीं होते, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेन चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, डाली हेडिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, टाइप्स एंड, एक बार चालू कर दीजिए, अच्छा चलो ठीक है, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स of interhalogen compounds, types and structures of interhalogen compounds। देखो हम यहीं पर पहले एक लाइन में इनको ख़त्म कर दें, एक लाइन में पूरा 2 लाइन में पूरा ख़त्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, बस उसको हम बड़ा ज़बरदस्ती बढ़ा के लिखवाएंगे आपको, ठीक है। देखिए जैसे कि हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की बात कर लें, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो ये हमारा ABN होगा, है ना। अब ये N 1 हो सकता है, 3 and 5 and 7, ठीक है, यहीं से रट लो बिल्कुल आँख मीच के, जो 1 वाले होगा उसका हाइब्रिडाइज क्या आना है sp3, और इसका sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। बस इतने में पूरा इंटर हैलोजन कंपाउंड खत्म हो जाने। स्ट्रक्चर और अगर आपने रख ली तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसकी होती है लीनियर, इसकी होती है टी शेप, ठीक है, इसकी होती है टी शेप, इसकी होती है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड, और इसकी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये पूरा आपके सभी के सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इसमें ख़त्म हो जाने हैं आपके। सिर्फ आपको रटनी है sp3d2d3, लीनियर टी, इसको आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड आपका स्क्वायर पिरामिडल, और आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सिर्फ आपको इतना, और इतने में सभी के सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड खत्म हो जाने। तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड लिखिए, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, ठीक है, 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स क्यों होते हैं इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, उसके बाद बच्चों जैसा गेम है। देखो हम इंटर हैलोजन कंपाउंड जब लेंगे तो ए लेंगे, ए बी। अब इसके नंबर से तो मतलब है जुड़ रहे हैं, 1 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा, और फिर 7।
ये जुड़ने क्या वाले हैं, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यही है ना, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव बी छोड़ो मत बोलो, बी जुड़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक जुड़ेगा मतलब ए के पास कितना अनपेयर्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, 1। जब 3 जुड़ेंगे तो 3 इसके पास, ए के पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, 3। बॉन्डिंग तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल में ही होगी ना, ऐसा थोड़ी होगा कि इसके बाद पहले से बॉन्डिंग है और दूसरा आके इससे बॉन्डिंग कर जाए। कब होगी, जब इसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो, तो ये अपने अपोजिट स्पिन के साथ आएगा और इससे क्या कर जाएगा, बॉन्डिंग। जब 5 जुड़ेंगे तो इसके पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, 5, और जब 7 जुड़ेंगे तो 7, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा बेस बता दें जिससे आपका अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के लिए आपको ये ध्यान रखना है कब 1 जुड़ेंगे, कब 3 जुड़ेंगे, कब 5, कब 7, ठीक है ना। तो ये लिखा हमने ए, और ये लिखा हमने बी, और ये लिखा हमने एन, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इनके पास कौन कौन से ऑर्बिटल आने हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, सीधे ध्यान रखना, इनके आउटर मोस्ट शेल में एस भी आना है, पी भी आना है और डी भी आना है। जैसे कि हम बात कर ले, हमने मान लो इस ए को मान लिया, हमने मान लो क्लोरीन मान लिया, एटॉमिक नंबर 7, बना दे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। अब इस वाले को बना रहे हैं हम क्लोरीन, इसको हमने क्लोरीन बना दिया, ठीक है। अब ये वाला कभी भी फ्लोरीन तो हो नहीं सकता, क्लियर है ना आपको, क्योंकि मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आ रही दिमाग से कि उड़ रहा है, ये कभी भी फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, ये हमेशा कैसा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, इसको भी मत समझो, ये बना दिया। अब आप बताओ, पहली सेल से बेस्ट स्टार्ट होता है, दूसरी सेल से SOP स्टार्ट हो रहा है, तीसरी सेल से SP और DB स्टार्ट हो रहा है। भले ही यहाँ तो P भी फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन D है, कमरा तो है ही, भले ही वहाँ रहने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तीसरी सेल में आके SP D तीनों, और एक चौथी से क्या स्टार्ट हो जाता है, PF। तो हमें कह देंगे कि जो इस एटम के बारे की बात कर रहे हैं ना, जो ये सेंट्रल एटम है हमारा, ये हमेशा A होगा हमारा सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो जो हमारा A है, जो कि हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है हमारा ये, दिस इज सेंट्रल एटम, है ना। इस सेंट्रल एटम के पास क्या है, S है ना, S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2, साफ साफ दिख रहे हैं हमें, है ना। फिर हमारा ये इसके पास क्या है, P है, P के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5, और फिर हमारा D भी है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो S, P और D, ठीक है। अब आपसे हम ये कह रहे हैं, ये तो हमारी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट, ये हमारी कौन सी स्टेट कहलाती है, ग्राउंड, है ना। तो ये हमने लिखी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, ये है हमारी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब हमारा पहला आपसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। जब हमारा AB टाइप का कंपाउंड बन रहा, AB मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना। जो N है हमारा, जो हमारा N है, ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 7। हमारा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। जब AB टाइप का कंपाउंड बनेगा तो क्या इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की ज़रूरत है, कितना आके इससे जुड़ रहा है B, एक भी आके जुड़ रहा, मतलब कितना अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए इसको, तो इसके पास एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल पहले से ही प्रेजेंट है। मतलब AB टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे, जैसे कि ClF, BrF, IF, ये किस स्टेट में बन जाएंगे, हमारे ग्राउंड स्टेट में। इसका रीजन क्या है, ग्राउंड, हमें इसके लिए एक ही B को यहाँ पर आके जोड़ना है और हमारे पास एक अनपेयर्ड है। अब हमने कहा कि AB3 टाइप के, तो क्या AB3 टाइप के स्टेट में बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर पढ़ा है आपने, है ना। तो अब ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले जाएगा, अपनी हार, ठीक है। तो पहली बार एक्साइटेड हुआ ये, तो इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे हम इसको बोल देंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। और अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ वैसा का वैसा ही है। अगर हम इसकी चर्चा कर लें तो ए तो कोई हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया इसको, यहाँ 2 थे तो 1 हो गए, और यहाँ पहले से 1 था, और 1 कहाँ चला गया, डी में चला गया, है ना। तो 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हो कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए, 3। तो AB3 टाइप के कब बनेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब हम बात कर रहे हैं AB5 टाइप के, तो 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए ना, 5। तो अब 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल कब होंगे, जब ए वाला भी जंप करके कहाँ चला जाएगा, आगे आपका चला जाएगा। तो ए भी आपका जंप करके आगे चला गया। तो ये देखिए 1 2
और जैसे ही ये उठ के आगे गया, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ तो पहले से ही 1 था और यहाँ भी 1 आपका। और यहाँ पर 5 और वाइटल में से 2 में क्या आ चुके हैं आपके इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं 1 और 2। आप देख सकते हो B5 5 B आके जुड़ने हो, 5 अनपेयर्ड हो गए हमारे पास। ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है हमारी ये, है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये बिल्कुल बच्चों जैसा टॉपिक है, आप देखना आगे इसके बाद कुछ नहीं है। और फाइनली अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये 1 3 5 क्यों बनाता है, क्योंकि उसके जो ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो रहे हैं वो इसी तरह से हो रहे हैं 1 3 एंड 5। और फाइनली अब अगर AB7 बनाना है हमें, है ना, AB7, तो फाइनली ए वाला भी उठ के कहाँ चला जाएगा? आपके D ऑर्बिटल में चला जाएगा और हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, तो इसको जल्दी से छोटे छोटे से बना लेते तो दिखने जल्दी जल्दी, है ना, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाना है, अच्छे छोटे छोटे से जल्दी से। और बड़े हम इसलिए बनाते हैं जिसमें दिख जाए। अगर आपके पास समय कम हो, देखो हम हर कंडीशन को लेके चलते हैं, तो आप इन चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ सकते हो। लेकिन आपके पास समय है तो ज़रूर कोशिश करिएगा इसको बता दें आप उसे। इससे नंबर ना तो बढ़ेंगे ना कटेंगे, लेकिन इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा और वो आगे नंबर बढ़ाएगा आपका। कहीं उसका मन हो रहा होगा फ़ौरन हाफ देने का, तो सोचेगा नहीं, उस बच्चे ने बोलो 3 नंबर के क्वेश्चन में तो कितना साल लिखा था, इसको 5 दे दूँ, और इसका फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये आ गई थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, AB AB3 AB5 AB7, इस प्रकार से आपका ए हमारा सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और हम यहीं बता देते हैं AB का हाइब्रिडाइजेशन रहने वाला है sp, हालांकि ये हम आगे भी बता देंगे sp3, इसका रहने वाला है sp3, चाहे ना लिखना यहाँ पर, आगे तो बताने वाले हैं हम। sp3 D2 एंड sp। अब आप सारी कठिनाइयाँ पार कर गए, अब इंटर हैलोजन कंपाउंड में सिर्फ आराम बचा है और कुछ नहीं बचा है। अब आगे आपकी मुश्किलें पूरी ख़त्म, बड़े आराम से बन जाना है सब कुछ। इसको बस बना लीजिए, लिखना चाहें तो लिख लिया sp3d sp3d2 sp3d3, नहीं तो हम आगे तो अब लिखने ही वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय ना हो तो आप इस पूरे पोर्शन को अवॉइड कर सकते हैं। सीधे अब आपको AB AB3 AB5 और AB7 के स्ट्रक्चर्स बनाने चालू करने। मेन वही है सब कुछ, ध्यान रखिएगा, मेन तो पूरा वही है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की डेफिनीशन, उसकी प्रॉपर्टी और सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स, इतना आपका तैयार, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपका तैयार। अब हमारे पास मान लो समय कम होता और हमें आपका सिलेबस कराना होता तो हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर देते, लेकिन अभी हमारे पास समय है तो हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। फिर आपको वैसे ही थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता कि ये AB3 AB5 AB7 क्यों हो रहा है। हाँ क्या, हाँ इसमें नहीं, ग्राउंड स्टेट में क्यों जाएगा? ग्राउंड, अब ये जो हम बता रहे हैं कि ये वाला आपका, ये वाला जो बना है नीचे वाला, वो इसके यहाँ जाने से बना है। ये हमने कहा AB, इसमें ये वाला नहीं है, लेकिन जब हम नीचे वाले में आए थे, इस वाले में, तो ये आपका उठ के यहाँ गया था, तब आए थे हम नीचे वाले में। अब जैसे हम इस वाले में आ रहे तो इससे इलेक्ट्रॉन गया था ना उठ के। आप वहाँ पर ये अवॉइड कर सकते हो तीर दिखाना, यहाँ आपको समझाने के लिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमें तो था, लेकिन जब हम इसमें आए तो हमें 3 चाहिए थे, तो हमने इसको उठा के आगे किया था, तब ये वाला बना था। ये नीचे वाला कब बना था? जब इसको उठा के आगे किया था। नहीं, ऑलवेज ग्राउंड स्टेट, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ग्राउंड स्टेट, उसका इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, पहला जंप कहाँ आया? तो एक्साइटेड स्टेट। क्या आप इसमें फंस रहे हो कि हमने पहले में जंप करा दिया? नहीं, ये तो हमने इस वाले को बताने के लिए इसका ऐसा एरो लगाया था, है ना। आप सभी में एरो अवॉइड कर दो, उसमें क्या हमें, वैसे पहले एक, फिर उठा के दूसरे में ये रख दो, तीसरे में ये रख दो, चौथे में ये रख दो, हटा दो एरो, हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर से इस दूसरे वाले में एक, फिर इसमें एक और, इसमें एक और। ये एरो नीचे वाले की स्टेट बता रहा है ना, आप बिल्कुल इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 1 हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 1 हो सकता है अगर वो वीकली डिसोसिएट होता है अंडर आपकी कह सकते हो ड्रास्टिक कंडीशन, नहीं तो उसका एन फैक्टर जनरली 2 होता है। ठीक है, क्योंकि वो कितने एच आयन देगा? 2 एच आयन देगा, है ना, ध्यान रखिएगा।
तुम्हें बैठे बैठे एन फैक्टर कैसे बेटा याद आ गया? सोल्यूशन में पहुंच गए थे? नहीं हाँ, क्वेश्चन पूछा किसी ने? नहीं देखा था ये MCQ में। अच्छा चलो ठीक है। बन गया था? नहीं बना था? बन नहीं बना था मतलब 1 2 3 ठीक है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब मैन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए, तो फर्स्ट हेडिंग डालिए। फर्स्ट वन है AB टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक हम करवाएंगे ना, तो दूसरे में आप लोग अपने मन से करना चालू कर दोगे, ठीक है। AB टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, सबसे पहले हमें लिखना है इसमें एग्जाम्पल जैसे ClF, बताओ BrF और IF, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, नोट करिए। अभी हम बता देंगे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे आता है, लेकिन पहले अभी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको अगर हम लिख दें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आने वाला है? SP3। ध्यान रखिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, इसके बाद हमें वो कैसे आ रहा है वो अभी हम बता देंगे, वो हम डायग्राम मिटा दिए, नहीं तो वहीं से समझा सकते थे। एक S का एक P का मिल रहा है, दैट्स वाई SP3, एक S का और 3 P के। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा SP3। अब इसके आगे की चर्चा थोड़ी सी अभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चलो हम ClF का स्ट्रक्चर आप किसी का भी बना सकते हो, हम ClF को ना देते हैं, चाहे AB का बना लो। तो बताओ दो एटम कैसे जुड़ सकते हैं? लीनियर। दो एटम लीनियर के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, चाहे वर्टिकली लाइन खींच दो चाहे डायगोनली लाइन खींच दो, कैसे बनेंगे? लीनियर, ठीक है। और बात ध्यान रखना, हमेशा सेंट्रल एटम की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम हाइब्रिडाइजेशन SP3, हमें यही लिख देना चाहिए था कि जो A है सेंट्रल एटम, या इसमें Cl सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो जैसे हम ClF का बना रहे हैं तो ये हमारा Cl सेंट्रल एटम है, A हमारा सेंट्रल एटम, हमेशा बात सेंट्रल एटम की होगी, ठीक है ना, बाकी किसी की नहीं होगी। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने हैं? 1 से 1 बनाया, कितने लॉन पेयर बचे? 3 लॉन पेयर बचे, है ना। अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो हमें या तो हम अभी ऑर्बिटल से बता देते हैं आपको, तो ऑर्बिटल हमने मिटा दिया, है ना, और हम यहीं से बता देते हैं, ठीक है। तो हम इसका स्टेरिक नंबर देख लें, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर कितने आ रहे हैं इसमें, चेक करो। 4, एक सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर कितने? 4। तो अगर स्टेरिक नंबर 1 आता है तो S हाइब्रिडाइजेशन, 2 आता है तो SP हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो SP2, और 4 आता है तो SP3। SP4 क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स में होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन में। और S के पास कितना ऑर्बिटल होता है? 1, तो हर बार ये 1 ही होता है। और P के पास कितने होते हैं? 3, तो मैक्सिमम 3 तक जाएगा, और फिर आप कहाँ बढ़ जाएगा? D में बढ़ जाएगा। तो SP3। तो आप देख सकते हो कि इसका स्टेरिक नंबर 4 आया। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर सबको काउंट करना है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारा? SP3। सेकेंड, हमें इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है, कैसा है? लीनियर इन शेप, ठीक है ना, यहाँ भी लिख दो लीनियर, वैसे बच्चों जैसा काम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई भी। अब आपको लिखने हैं बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम के बारे में लिखना है, सबको ध्यान रखिएगा। बॉन्ड पेयर बताओ कितना है? 1 है। और अब आपको लिखने हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर कितने हैं? 3। ध्यान रखने का, सबको सेंट्रल एटम के बारे में लिखना है, ध्यान रखिएगा ना। सेंट्रल एटम हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना, अभी तो ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। सब खबर यही हो, सब यही, आप किसी का चित्र बना दो, ये हो गया आपका AB टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब देखो अगले 5 मिनट में पूरे साफ हो जाएंगे। लाइन में है तो लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन SP3, लीनियर इन शेप, बॉन्ड पेयर आपका 1, लॉन पेयर 3, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। डालिए नेक्स्ट, AB3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, AB3 टाइप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, और ये आने चाहिए आपको।
AB3 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, AB3 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, AB3 टाइप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। बताओ एग्जाम्पल, ClF3, BrF3 एंड IF3। नोट करिए, ये हो गए। हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, Sp3D, और बाकी चर्चाएं अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। हमने क्योंकि ClF की बनाई है तो हम इसमें भी ClF3 की बना देते हैं, बाकी आप किसी की बना दो वही होना, Br Cl की जगह Br लिख दो, I लिख दो। तो देखिए ClF3 की स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, ये है Cl और ये है F3, ठीक है। बताओ अब कितना लॉन पेयर बचा इसके पास, 2 है ना। हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ध्यान रखिएगा। तो कितने आपके बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, तो अब कितने लॉन पेयर बचे हैं, 2 लॉन पेयर हमारे इसके पास 2 लॉन पेयर बचे हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें तो कैसा है ये, टी शेप, ध्यान रखिएगा, टी शेप पूछी जा सकती है स्ट्रक्चर, हाँ, तो टी शेप स्ट्रक्चर की बात कर लें तो टी शेप। तो इसकी स्ट्रक्चर है टी शेप, टी शेप। और अब बॉन्ड पेयर हमें दिख रहे हैं कितने कितने, बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 2। तो ये हमारा हो गया। और अब आप लोग हमारे ख्याल से सब कुछ कर सकते हो अपने मन से, स्ट्रक्चर पे समय आ रहा समझे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन को, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में आते हैं, मेरे ख्याल से सबका ही लिख गया हो गया, लिख लीजिए। 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, है ना। चलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ये है आपका Cl, और जियोमेट्री का यहाँ कोई रोल नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हम, जे आपका, ठीक है जी। और एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है, तो ये क्या हो गई, ट्राइगोनल, ऊपर से एक पिरामिड बनेगा और नीचे से एक पिरामिड बनेगा। तो ट्राइगोनल जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो जियोमेट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसलिए नहीं लिखवा रहे हम, शेप ही पता होना चाहिए आपको। तो जियोमेट्री होती है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो आप डालिए AB5 टाइप, AB5 टाइप, और एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे ClF5। लेकिन उसमें याद रखना, उसमें 7 सिर्फ IF वाला होगा, है ना, उसमें ना लिख देना ClF7 BrF7 IF7, IF7 लिख देना, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये IF5, हाइब्रिडाइजेशन पता ही है, Sp3D, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, Sp3D2। अच्छा, इसका स्टेरिक नंबर जैसे हम आपको चेक करा देते जो अभी हमने नहीं कराया ClF3 का, आप देख रहे थे स्टेरिक नंबर कितना आता, 5, है ना, 1 2, क्या करें 1 2 3 4 5। तो हम चलना चालू करें, देखो हम चलना 5 तक चालू करेंगे, ठीक है, 1 2 3, फिर D 1 2 3 4, अब चलना चालू करें 1 2 3 4 5। लो ये 3 हमारे बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड, और दोनों 5 तक चलना है, 1 2 3 4 5। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया था, Sp3D आया था, है ना, इसके पहले। अब हम आ रहे हैं इस वाले में, AB5 वाले में, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर पिरामिडल ना। तो इसका भी हम ClF5 का चित्र बना देते हैं, आप किसी का भी बना सकते हो ClF5 का। और एक बच गया आपका लॉन पेयर, एक आपका बच गया लॉन पेयर। आप देख सकते हो स्क्वायर है, और इसको टच करो इन 2 कोनों से, और इसको यहाँ से टच करो, है ना, ये जो ऊपर वाला है इसको यहाँ से टच करो, और इसी को फिर नीचे वाले दोनों ऐप से टच करो, क्या बन गया, पिरामिड। तो ये क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल। अब स्टेरिक नंबर चेक कर लें कितना आ रहा है 1। अच्छा लॉन पेयर तो एक ही बचेगा ना, 7 थे ना, तो 1 2 3 4 5 7 होते हैं इनके पास, तो बचे 2। अब स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 6 तक चलो, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया sp3d। तो इसका तो sp3d2 ही होगा ना। अच्छा उसका sp3d लिखा था ना, उसका sp3d लिखा था ना, दिखाओ। देखो तुमने नहीं, यही तो हो जाता है फिर गलत इसके। अच्छा इसका ठीक है, सही है sp3 सही है सॉरी सही sp3d2 sp3d2 सबसे पहले का sp3, दूसरे नंबर का sp3d लिखा ना, sp3d2 इसका होगा है ना। वो हमने इसकी तैयारी कर ली थी ना, तो इसलिए वो लिख दिया था मैंने। स्क्वायर पिरामिडल बॉन्ड पेयर 5 और लॉन पेयर 1। चलिए ये हो गया। आप लॉन पेयर को इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे। ज्योमेट्री सबकी अलग अलग है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर और ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी लिखना है, सबकी ज्योमेट्री भी लिखवा दें। ज्योमेट्री का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके शेप पूछे जाते हैं है ना, तो इसलिए नहीं, और यही होता है सब कुछ। ठीक है ध्यान रखिए, लिखना है तो हम सबकी ज्योमेट्री अभी फिर से बनवा देते हैं एक बार, और लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर पिरामिडल और फाइनली लास्ट आई है AB7 टाइप, और इसका एक ही एग्जाम्पल है दैट इज IF7 है ना। इसको थोड़ा ध्यान रखना, धुन में नहीं कि CLF7 BRF7 और कर दो, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है IF7। ठीक है IF7 है इसका एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा है ना, sp3d3 है। स्ट्रक्चर बताते हैं हम इसके, देख लो 5 बॉन्ड थे, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर था, तो एक लोन पेयर लगा दिया। ठीक है देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनेगी। तो कैसे बनानी है इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, देखिए जैसे हम इसमें जैसे क्या एक ही बनानी पड़ेगी IF7, और तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। तो IF तो देखो पहले नंबर जे वाला बॉन्ड थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है जे वाला बॉन्ड बड़ा कर देना, फिर बाकी स्क्वायर बना देना चारों ओर से ऐसे। ठीक है ये वाला बॉन्ड थोड़ा बड़ा कर देना, फिर बाकी ऐसे स्क्वायर बना देना चारों ओर से। ठीक है और एक ऊपर लगा देना और एक नीचे लगा देना, तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो देखिए नहीं हाँ ठीक है, ऊपर लगा देना नीचे लगा देना, लेकिन साइज बराबर ही रखना, ठीक है ज़्यादा ना कर देना ऐसे। ठीक है तो अब लगा दीजिए, 7 हो गए हमारे। ठीक है ये हमारे 7 हो गए। देखिए तो क्या आने वाली है ज्योमेट्री, नहीं ऑक्टाहेड्रल नहीं बेटा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है इनको बराबर कर लेना ऐसे है ना, बराबर ऐसे ऐसे है ना, और अब ऐसे मिला देना ऐसे। ठीक हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर बनानी है आपको। पेंटागोनल देखिए 5 भुजाओं से बना है पेंटागन, दैट्स वाई पेंटागोनल। और इसको आप यहाँ से जोड़ के देखो, इसको ऐसे ऐसे, और इस वाले को यहाँ से जोड़ के देखो तो पिरामिड बन जाएगा। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल है ना। थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, अच्छा नहीं बना है। हाँ आप लोग भी चाहो तो दोबारा बना लो है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पहले पेंटागन बना लो आप लोग जी है ना। वो हम एक्चुअली में वो एफ अबव और बिलो द प्लेन होंगे, जो हम आपके कर गए कोरिस्पॉन्डिंग टू प्लेन है ना। तो हाँ आप सही होने के, हम ही गलत थे, ये कर लो फर्स्ट। जे है स्ट्रक्चर, दिस इज राइट वन, दिस इज राइट वन। ठीक है तो देखिए पेंटागन और एक पिरामिड यहाँ से और एक पिरामिड यहाँ से, दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है पेंटागोनल और 2 पिरामिड बन रहे हैं,
तो बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अगर आपको एक आता है तो सब आते हैं, हम पहले बता रहे हैं, इनको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड पेयर 7, ध्यान रखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग जियोमेट्री पूछ रहे हैं तो हम उनके लिए लिखवा देते हैं जियोमेट्री, बाकी ज़रूरत नहीं है इतना। मैं आपका ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड खत्म, यूज एज लिखने हैं तो एक यूज ही है सिर्फ, ओनली 1 यूज, वो हम अभी लिखवा देते हैं। 3 है लेकिन एक सबसे खास यूज है, ठीक है। हो गए सबके? पर जल्दी जल्दी में देखिए, जितना सरल टॉपिक है उतनी ख़राब लिख के आते हैं हम एग्जाम में, जहाँ तक हमने आज तक देखा है। तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा सरल लिखे तो एग्जाम में ज़्यादा ही अच्छे से लिखा हो ना, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। और आता है भाई, है ना, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेंगे कि ClF5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो बता दोगे 5 और 1 6, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास, 1 2 3 4 5 6 7, कितने चले गए इसमें से 2 और 4 और 1 5, तो देखो कितने बचे आपके, 5 तो बॉन्ड बनेंगे 5 से, और एक क्या हो गया लोन पेयर 6, चलो 6 तक, sp3 और डी में कितना चल पाएंगे सिर्फ 2, तो sp3d2, या फिर रट लो sp3 sp3d sp3d2 और आपका sp3d3, आप ऐसे भी कर सकते हैं, sp नहीं होता है सॉरी, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक। जैसे कि ClF5 जियोमेट्री जो लिखना चाहते हैं उनके लिए, ClF पहले आपका AB टाइप का ना, AB टाइप का, वहीं पर अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ClF5, ठीक है ना, इसका शेप क्या था, स्ट्रक्चर क्या था इसका, लीनियर था, ठीक है ना। अब इसकी जियोमेट्री भी लीनियर होती है, रीजन बता रहे हैं आपको, किसी के साथ भी इसका लोगे आप, किसी भी लॉन पेयर के साथ लोगे तो कैसा जाएगा, लीनियर। तो इसकी जियोमेट्री भी लीनियर होती है और शेप भी इसका क्या होता है, लीनियर। तो इसकी जियोमेट्री और शेप में कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको छोड़ो, मतलब देख लो, देखना है तो जियोमेट्री भी लीनियर ही होगी अगर आप लिखना चाहते हो। अब हम आते हैं AB3 टाइप के में, सिर्फ उसी में एक सेक्शन बढ़ा लेना जियोमेट्री का, ठीक है, और नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात आते हैं AB3 टाइप की, जैसे मैम इसमें बना देते हैं ClF3 का, ठीक है, ClF3 का, तो ये हमारा Cl और ए हमारा क्या है F, और ए भी हमारा F और ए भी हमारा F। अब कितने लॉन पेयर बचे, 2, एक लॉन पेयर ए बचा और एक लॉन पेयर ए बचा, ठीक है ना। तो शेप देखोगे तो सिर्फ बॉन्ड पेयर देखे जाते हैं, और जियोमेट्री देखोगे तो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर दोनों देखे जाते हैं। तो अगर हम इसका शेप देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, तो देखो टी शेप आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे टी शेप, है ना, ये कहलाएगा टी शेप। और अगर आपको बनाना हो तो उसी के बगल में जल्दी से बना लो छोटू ऐसे, अगर जियोमेट्री बनानी है तो क्या दिक्कत है, बना लो छोटी सी, बिल्कुल ऐसी बना लो, ये लो बना लो एक छोटी सी ऐसे, जल्दी से बना लो वहीं पर। तो अब जियोमेट्री में पूरा देखना पड़ता है, जियोमेट्री में पूरा देखना पड़ता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, जियोमेट्री में पूरा देखना पड़ता है ना, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये क्या रहा, ट्राइगोनल, और ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड, तो जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो अगर जियोमेट्री देखना चाहते हो, लेकिन आपके एग्जाम में कभी जियोमेट्री पूछी नहीं जाती है, ध्यान रखिए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जबकि कई जगह तो जियोमेट्री बुक्स में भी नहीं बताई गई है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसी टी शेप के नीचे लिख लो, पॉइंट भी ना बनाओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और अब हम देखते हैं AB5 टाइप की, AB5 में हम बता देते हैं ClF5 का, ठीक है, ClF5 का देख लेते हैं हम। तो ये था हमारा Cl F F F F और AF, तो ये बन गया हमारा ClF5, है ना। और एक क्या था, लॉन पेयर था ना एक, है ना। तो पहले हम इसका शेप देख लेते हैं, है ना, पहले शेप देख लेते हैं, है ना। तो शेप देखें, शेप में लॉन पेयर नहीं देखा जाता है, तो स्क्वायर और एक पिरामिडल। तो इसका शेप अगर देख लें हम, तो स्क्वायर पिरामिडल,
स्क्वायर पिरामिडल। जियोमेट्री में आपको लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सब देखने पड़ते हैं। तो स्क्वायर एक पिरामिड यहाँ से, एक पिरामिड यहाँ से, स्क्वायर बाई पिरामिडल। लेकिन कहीं भी स्क्वायर बाई पिरामिडल लिखा नहीं जाता, ध्यान रखिए। स्क्वायर बाई पिरामिडल का जो फेमस नेम है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जियोमेट्री क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ये बात ध्यान रखिएगा। जियोमेट्री स्क्वायर बाई पिरामिडल है, लेकिन स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ना, ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट वन देख लें। लास्ट वन देख लें हम, जो अभी अभी बनाया हमने, IF7, जो कि किसका एग्जाम्पल था हमारा? AB7 का। और देखो IF F और F और F और F और F और F। बताओ इसकी जियोमेट्री क्या है? जो इसकी जियोमेट्री है वही इसका शेप है, क्योंकि उसके पास जितने बॉन्ड पेयर शेप में हैं उतनी तो किस में है? आपके जियोमेट्री में। तो वही है इसकी पेंटागोनल भाई, मतलब बन जाएगी, बन जाएगी। चलो तो पढ़ लो, हम फिर सुनते हैं। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड जल्दी से, और हम बता रहे हैं एग्जाम में कैसे लिख के आना है आपको, जल्दी जल्दी, ठीक है। 2 नंबर का है तो कैसे लिखना है, 4 का है तो कैसे लिखना है, जल्दी से पढ़ लो। कितना पढ़ लो? सर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उसकी प्रॉपर्टी और पूरे टाइप्स स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक पढ़ो इसमें सबसे पहले, बाकी सब साइड में रखो। चलो ठीक है, हम ही करवाते हैं। यूज लिखो सॉल्वेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट। पहला यूज है सॉल्वेंट की तरह, दूसरा फ्लोरीनेटिंग एजेंट। और इसमें यूज जो एक ही 100 में सबसे काम का है वो है आपका 3rd नंबर का यूज, सॉल्वेंट। दूसरा फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब जैसे ClF3 है, ये टूटेगा तो 3 फ्लोरीन देता है, ClF5 है, तो ये बहुत अच्छे सोर्स हैं फ्लोरीन के, दैट्स व्हाई कॉल्ड फ्लोरीनेटिंग एजेंट, सॉल्वेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट। और सबसे अच्छा है, बेहतरीन यूज है 100 का एक, ClF3 is used in the formation of uranium hexafluoride which is used in enrichment, बढ़ाने में, जो इसकी मात्रा बढ़ाने में यूज किया जाता है यूरेनियम 235। मतलब यूरेनियम 235 को सेपरेट करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले ClF3 की रिएक्शन करा दोगे आप तो आपका बनेगा UF6 और उससे आपको मिल जाएगा यूरेनियम 235। ये सबसे कम क्वालिटी का यूरेनियम कौन सा? 235। एक दूसरा आता है यूरेनियम 238, लेकिन इससे भी आपके एक्सप्लोजिव बनते हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनते हैं। सबसे महंगा कौन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस?
नहीं, यूरेनियम से भी ताकतवर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यहाँ एफ नहीं लगाई बेटा तुमने, यहाँ पर 1 3 3 4 गलत बना लिया ना, ये कहाँ बेटा सही बना थोड़ा। इनरिचमेंट उसकी मात्रा बढ़ाना। क्या कर रहे? अच्छा तो लो, अब दिख रहा? अब का ही नहीं दिख रहा। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी स्ट्रक्चर को कर दें तो पूरा। ये तुम्हारा आएगा 7। सॉल्वेंट फ्लोरीन के अच्छे सोर्स है, ClF5 ClF3 ClF फ्लोरीन देते हैं, और ClF3 से बनाया जाता है UF6, और यूरेनियम से आपका एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है यूरेनियम 235। मतलब इनरिचमेंट इसकी मात्रा बढ़ाने में। हमने इनरिचमेंट इसलिए दिया क्योंकि यही शब्द सबसे ज़्यादा इसके लिए चलता है, बाकी इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 भी आप लिख सकते हो। अब जल्दी से हम आपका फास्ट एक बार रिवीजन करा दें, फिर पूरा आपका खत्म है। आपके एग्जाम में आ गया ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इतना ध्यान रखना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये इसका नंबर 1 2 3 सॉरी 1 3 5 एंड 7। इसमें ध्यान रखना AB एग्जाम्पल ClF F BrF IF, ठीक है। इसमें याद रखोगे AB3 एग्जाम्पल ClF 3 IF 3 BrF 3। इसमें AB5 ClF 5 IF 5 BrF 5, और इसमें एक ही है IF 7 है ना। तो ये हमारा हो जाएगा IF 7। ये आपको जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन सबका पता है ना, sp3 D2 एंड D3, ये हमारे इसके सबके हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 एंड D3 हमारी हाइब्रिड। स्ट्रक्चर लीनियर है ना, इसकी कैसी है टी शेप है हमारी स्ट्रक्चर है ना, इसकी हमारी हो गई टी शेप स्ट्रक्चर। और इसकी अगर हम देखें तो स्क्वायर पिरामिडल है हमारी है ना, ये हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गई ClF5 की स्ट्रक्चर हो गई। और फाइनली हम देख लें तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हमारी इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। तो ये हमारी ए और ये। अब हम देख लें कितने होते हैं 7, 3 लोन पेयर 1 1 पेयर, कितने होते हैं 7, कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 1 पेयर, कितना लोन पेयर 1 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं। ये आपके पूरे स्ट्रक्चर बढ़िया स्पीड से बनाने आपको। इसके बाद अब आपको डेफिनेशन यहीं से, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स of different halogens having difference in electronegativity called interhalogen compounds, ठीक है ना। ये सब खूब एग्जाम्पल ले दिए। अब लिखेंगे हम इसमें कोवलेंट इन नेचर, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रहा है, आप कहीं भी देख लो सब कुछ पेयर में आ रहा है, तो कैसे हो गए डायमैग्नेटिक नेचर होते हैं, कोवलेंट होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड ClF गैस। इस पॉइंट को भी अवॉइड कर सकते हो। 3rd पॉइंट 4th नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर एक्टिव देन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। रीजन क्या है इनका, बॉन्ड पोलर वीकर मोर एक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद आप हाँ एक्सेप्ट F2, इसके बाद बिल्कुल ये तो मुश्किल से पढ़ाने में टाइम लगता है, और आप रिवाइज करोगे तो बहुत स्पीड से हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे जीनोन के कंपाउंड और फिर आ जाएंगे आपकी ग्रुप स्टडी में, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि 20 तक रिवीजन के साथ खत्म कर दें। पिछला याद करते चलो, नहीं तो पिछला भूलेगा। प्लूटोनियम इंडिया में थाउरीन है ना, हाँ इंडिया में थाउरीन थाउली TH